सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह कक्षा संख्या 34 को आज पढ़ेंगे। तैतीस कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, आज 34वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा। और मित्रों, इस कक्षा को अर्थात हम सभी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। आप सभी पाठकों से आप नियमित रूप से पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं तो भी संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए आप सभी महानुभाव देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के मासिक सदस्य अवश्य बनिएगा। आपका आर्थिक मासिक सहयोग हमें चाहिए, अवश्य चाहिए, क्योंकि इस कार्य को हमें निरंतर चलाते रहना है। तो बस इतना ही निवेदन है आपसे कि आप प्रति माह अपना हमें आर्थिक सहयोग भेजिएगा। जितना भी परमपिता परमात्मा ने आपको समर्थ बनाया है उस सामर्थ्य के अनुसार भेजिएगा। ठीक है, जितना भी हो सकता है। कोई जितना आप जितने समर्थ हैं, कम समर्थ हैं कम दीजिएगा, अधिक समर्थ हैं तो अधिक दीजिएगा। ये एक संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक ये महान यज्ञ संचालित हो रहा है। उसमें आपकी आहुति आपके सामर्थ्य के अनुसार अवश्य चाहिए, बस। ठीक है, अधिक जानकारी आपको दे दी गई है। अकाउंट, इस अकाउंट से सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9582104261। ये अकाउंट नंबर है। ठीक है, और सरलता से आप अपना सहयोग हमें भेज सकें, इसके लिए ये QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं। इसको आप स्कैन करके भी अपना सहयोग अवश्य भेजें, अवश्य भेजें। विकल्प मत रखिएगा, अवश्य दीजिएगा, जितना भी हो सके दीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। गत कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ाया था मुख्य रूप से प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्रत्यक्षमेव करणम, माने प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में काफी हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, तो ये प्रत्यक्ष करण और प्रत्यक्ष प्रमाण एक ही होता है। ठीक है, अब आगे श्रीमद अन्नम भट्ट कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर ली, परंतु जो प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या प्राप्त होता है, अब उसकी बात बता रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रत्यक्षस्य लक्षणम, तो प्रत्यक्षस्य फल रूपस्य ज्ञानस्य लक्षणम, ऐसा कहना चाहिए। क्या, प्रत्यक्षस्य फल रूपस्य ज्ञानस्य प्रमायाः वा लक्षणम। आइएगा, कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। सरल है वैसे। कहते हैं इंद्रिय और अर्थ, आपको इंद्रियां हमने बता दी थी, यहाँ 6 इंद्रियां ली गई हैं। ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, और 6 ही उनके विषय बता दिए। फिर आपको टेबल दिखा देंगे। 6 ही उनके विषय बताए आपको। तो कहते इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष, सन्निकर्ष का अर्थ हो गया उनका आपस में संयोग आदि संबंध होना, माने इंद्रियों का अपने अपने अर्थ माने विषय के साथ में संयोग आदि संबंध ही क्या है, सन्निकर्ष। तो उस सन्निकर्ष से जन्यम ज्ञानम, सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो उत्पन्न होने योग्य जो ज्ञान होता है वही क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष प्रमाण।
यथार्थ ज्ञानम। क्या? यथार्थ ज्ञानम। इसको आप प्रमा भी कह सकते हैं, इसको ये प्रमा, अथवा आप इसको ये भी कह सकते हैं यथार्थ ज्ञानम। ठीक है, किसी नाम से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। परंतु यहां पर जो प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा जो फल रूप में प्राप्त होता है तो वो क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। और वो उसका तरीका बताया कैसे होता है। आइएगा, वैसे हमने समझा दिया था आपको, फिर भी एक बार यहाँ पर देखते हैं। ये टेबल है हमारा, ठीक है। घ्राण इंद्रिय प्रमाण से क्या होता है? जब गंध के साथ में इसका संयोग होता है, संयोग आदि संबंध होते हैं, तो वो सन्निकर्ष होता है, ठीक है। तो उस सन्निकर्ष से क्या होता है? गंध ज्ञान उत्पन्न होता है। ये मैंने पिछली कक्षा में बताया था, वो आज इसी का विषय है, ये गंध ज्ञान। तो ये क्या हो गया? इस प्रमाण का माने इस करण का, जो घ्राण इंद्रिय करण है, उसका फल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये प्रत्यक्ष जो माने घ्राण इंद्रिय के द्वारा फल रूप में जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहा गया? प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान, यथार्थ अनुभव, ठीक है। इसी प्रकार से रसना से, रस के साथ में जब सन्निकर्ष होता है तो रस ज्ञान पैदा होता है। चक्षु का रूप के साथ जब सन्निकर्ष होता है तो रूप ज्ञान पैदा होता है। और त्वक के साथ स्पर्श इंद्रिय का, स्पर्श विषय का सन्निकर्ष होता है तो स्पर्श ज्ञान उत्पन्न होता है, ठंडा गर्म आदि। और श्रोत्रम कर्ण के साथ में शब्द का सन्निकर्ष होता है, शब्द विषय का, तो शब्द ज्ञान उत्पन्न होता है। और मनः, मन इंद्रिय के साथ में जब मन इंद्रिय का सुखादि के साथ में जब सन्निकर्ष होता है तो सुख आदि का ज्ञान होता है। ध्यान देंगे, यहां पर सूक्ष्मता से हमको विचार करना पड़ेगा। सुख दुख अलग है, उनका ज्ञान होना अलग है, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया। तो अब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में बताया सीधा सीधा एकदम संपर्क होगा, सीधा, ठीक है। माने जिस इंद्रिय का जो विषय है उस विषय के साथ में जैसे ही सन्निकर्ष होगा वैसे ही उस अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, वो ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक। क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। अब आ जाइएगा यहां पर, ये हो गया। अब ये तो आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये हिंदी व्याख्याकार हैं जो गोविंद प्रसाद जी, उन्होंने कुछ बात बताई है, उनको भी हम विचार कर लेते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से ये कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, परंतु कोई व्यक्ति शंका करता है, आशंका करता है, कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसी आशंका करता है कि जो उपनेत्र चश्मा आदि धारण करते हैं, चश्मा आदि धारण करते हैं, उनके चक्षु इंद्रिय का तो वस्तु के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। माने मैंने चश्मा पहन लिया, ठीक है, और ये पेन को देख रहा हूं, तो जो बीच में चश्मा का जो ग्लास है वो तो उसमें अवरोधक हो गया। और चक्षु इंद्रिय में तेजस, जो तेजस किरणें हैं जो चक्षु इंद्रिय की, वो तो वहां गिलास से रुक गई, तो अब वो तो आवरण हो गया। तो फिर इस पेन के साथ संयोग नहीं हुआ, फिर पेन का ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं उनके चक्षु इंद्रिय का तो वस्तु के साथ सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय और वस्तु के बीच में चश्मा वाला शीशा अर्थात शीशे से व्यवधान हो जाता है। तो उस समय में कैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष माना जाए? फिर हमें ज्ञान हो रहा है ये काला पेन है,
बिना चश्मे पहन करके भी हो रहा है, चश्मा पहन करके भी। तो फिर कैसे माने कि जब इंद्रिय का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होता है तभी ज्ञान होता है? ये तो वैसे ही हो रहा है, बीच में गिलास होने पर भी हो रहा है और नहीं है तो भी हो रहा है। तो कहते हैं इस पर यह समाधान दिया जाता है कि चक्षु एक तेजस इंद्रिय है, माने तेज से बनी हुई इंद्रिय है, तेज से इसका निर्माण होता है। उसकी किरणें फैलती हुई वस्तु तक पहुंचती हैं। कांच आदि उपनेत्र तेजस इंद्रिय चक्षु की किरणों को प्रसारित होने में व्यवधान नहीं करते, अतः चक्षुर इंद्रिय की किरणें उस कांच में प्रवेश करती हुई वस्तु तक पहुंच जाती हैं। माने ये ग्लास है, ग्लास से भी, ग्लास तो उसको बाधक नहीं बनता, आवरण नहीं बनता, इतनी सूक्ष्म किरणें होती हैं वो कि यहां से भी पार हो जाती हैं, ग्लास से भी पहुंच जाती हैं। इस तरह इंद्रिय और अर्थ माने पदार्थ वस्तु का सन्निकर्ष हो जाता है। ठीक है, मूल में प्रदत्त अर्थ का विषय बस इतना ही था। ठीक है, ये हो गया। तो कोई ऐसी शंका उठाने लगे तो उसका समाधान इन्होंने ये बताया कि ये समाधान है कि जो तेजस किरणें हैं जो इंद्रिय की वो अत्यंत सूक्ष्म है, तो ये गिलास से भी पार हो जाती है। ठीक है, अब वास्तव में एक शंका और उठा रहे हैं, उसको भी अच्छी शंका है। तो यहां पर एक शंका और उठाते हैं ये। अब एक शंका और होती है, आशंका, कि दर्पण में मुख, माने जो मिरर होता है, शीशा होता है, उसमें हम सामने रखते हैं। ठीक है, तो उसमें दर्पण में मुख, इस तरह की प्रतीति कैसे होती है? यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि शीशा लगा हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि वहां हमारा मुख दिख रहा है, क्योंकि बाहर का मुख तो द्रव्य है, ये जो मुख है ये तो द्रव्य है, वास्तव में अर्थ है। हमने कहा इंद्रिय का संबंध अर्थ के साथ में होता है तब इसका वो होता है, परंतु ये जो मुख है, क्या ये मुख है? तो ये मुख शीशे में कैसे दिख गया? वो शीशे में जो मुख दिख रहा है वो तो द्रव्य नहीं है, वो अर्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है वास्तव में है, वो तो इतने परछाई है। तो कहते हैं इस तरह प्रतीति कैसे होती है? क्योंकि बाहर का मुख तो माने ये वाला मुख तो द्रव्य है, किंतु दर्पण में जो मुख दिखाई पड़ता है वह तो द्रव्य नहीं है, और द्रव्य न होने के कारण वह अर्थ भी नहीं है, अर्थवान विषय भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। जब अर्थ ही नहीं है तो उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष कैसे होगा? इस पर समाधान यह दिया जाता है कि पहले चक्षुर इंद्रिय, ध्यान दिए, पहले चक्षुर इंद्रिय दर्पण तक जाती है, माने शीशे तक पहुंचती है, और वहां से वापस लौटकर वहां दर्पण पर पहुंचती है, फिर वापस लौट करके मुख तक, माने मुख तक पहुंचकर फिर वापस लौट कर मुख पर आती है। तो ऐसे सन्निकर्ष होता है, इनका ऐसा मानना है, तो प्राचीन लोग ऐसा मानते हैं। इसी परंपरा से यहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मान लिया जाता है कि जो तेजस इंद्रिय पहले शीशे पर जाएगी, फिर शीशे से एकदम आवर्तित होकर के परावर्तित होकर के लौट करके फिर इस मुख पर आएगी, तब ये मुख हमें वहां लगता है, दिखता है। दर्पण में मुख है, यह प्रतीति तो एक प्रकार का भ्रम ही है, रियल में तो वो मुख नहीं होता वास्तव में। तो इस प्रकार से नैयायिक लोग इस आशंका का भी समाधान करते हैं कि इंद्रिय का सन्निकर्ष तो वास्तव में इसी से होता है, तभी भान होता है। हमें लगता है कि वो मुख वहां पर है, पर वस्तुतः इंद्रिय का सन्निकर्ष इस मुख पर ही होता है, इस मुख रूपी अर्थ पर, तभी जाकर के मुख की प्रतीति होती है, मुख है, ऐसा है। ये समाधान है। ठीक है, अच्छा समाधान है। चलिएगा, अब तो ये हो गया आपका
तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षम सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञानम। अब इस प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद बता रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य द्विधात्वम तद द्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। कहते हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पकम और सविकल्पकम च। निर्विकल्प और सविकल्प। अब बताएंगे निर्विकल्प क्या होता है। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथेदम किंचित। तत्र माने इन दोनों में से जो निष्प्रकारक ज्ञान होता है निर्विकल्प ज्ञान कहलाता है। निष्प्रकारक ज्ञान का अर्थ है कि कहीं अंधरात्रि में अथवा कहीं दूर प्रथम दर्शन में, प्रथम माने एकदम हमने जैसे कुछ देखा सामने और हमें ऐसा प्रतीत हुआ कुछ हिल रहा है अथवा कुछ है, क्या है ये पता नहीं लगा। प्रथम दर्शन में जैसे हमने उसको देखा कुछ है अथवा कुछ ऐसे हिल रहा है, दूर अंधेरे में दिखता है, माने साफ नहीं दिखता। तो प्रथम दर्शन में बिना नाम और बिना किसी पहचान के जो ज्ञान होता है, यथा इदम किंचित माने यह कुछ है, बस आदमी है, घोड़ा है, बैल है, कीड़ा है, क्या पेड़ है, पत्ता है, डाली है, क्या है कुछ भी नहीं पता। बस इतना ऐसा हमें यदि प्रथम दर्शन में ही ऐसा प्रतीत होता है कुछ है, तो ये प्रत्यक्ष माने उस इंद्रिय का उसके साथ में सन्निकर्ष हुआ और सन्निकर्ष होने से ज्ञान क्या उत्पन्न हुआ, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि उसके नाम आकार प्रकार का कोई ज्ञान नहीं हुआ, बस इतनी उसकी सत्ता मात्र का ज्ञान हुआ कि कुछ है बस। इसको कहते हैं निष्प्रकारकम माने उसके माने विशेषण आदि आकार आदि निकल गए हैं, है नहीं उसमें, हमें ऐसा जो ज्ञान हो रहा है उसको बोलते हैं निर्विकल्पकम ज्ञानम प्रत्यक्ष। ठीक है। यथा इदम किंचित एक कुछ है पर पता नहीं है क्या। प्रथम दृष्टि में धीरे धीरे ध्यान गड़ा के रखते हैं तो फिर क्लियर होता है, वो निर्विकल्प ज्ञान नहीं है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। और कहते हैं सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। और सब प्रकारक माने नाम रूप आकार विशेषताओं से युक्त जो ज्ञान होता है, माने ये पेन है और मैंने एकदम आंख खोली और एकदम सीधा मुझे ज्ञान हो गया पेन है, काला है, कोई भ्रम नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ है, पेन है, निश्चित ज्ञान हो गया प्रथम दर्शन में। तो सब प्रकार का मन विशेषताओं से युक्त जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, सविकल्पकम प्रत्यक्ष ज्ञानम। जैसे यथा डित्थोयम, डित्थ ये डित्थ है, कोई पेड़ है डित्थ का नाम का, जहां देखते ही पता पड़ गया ये डित्थ का पेड़ है। ब्राह्मणोयम, भाई वेशभूषा चोटी आदि और कपड़े आदि देख करके और ज्ञान होगा भाई पंडित जी हैं। ठीक है, भ्रम नहीं है। श्यामोयम इति, ये श्याम वर्ण का है, कोई वो नहीं है, श्याम वर्ण है। तो इस प्रकार से जो निश्चित रूप से ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है कि यह है यही है, वो होता है प्रथम दर्शन की बात है, धीरे धीरे नहीं, प्रथम देखते ही एकदम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते ही, तो उसको बोलते हैं सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये दो प्रकार का सरल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब बताते हैं कि जो प्रत्यक्ष जो बताया था सन्निकर्ष माने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान, तो अब ये सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष के भी भेद बताएंगे। माने इंद्रिय और अर्थ के बीच में संयोग आदि जो सन्निकर्ष होता है उसके भी भेद हैं, तो वो बता रहे हैं। अब तो कहते हैं
कि सन्निकर्ष भेदाः प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु, प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु क्या था? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही तो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। उस सन्निकर्ष से ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जो इंद्रिया सन्निकर्ष है वो षड्विधा माने 6 प्रकार का है। कौन सा है? एक तो कहते हैं सबके साथ में सन्निकर्ष जोड़ते जाइएगा, ठीक है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भावश केति माने विशेषण और विशेष्य भाव सन्निकर्ष। 6 प्रकार का सन्निकर्ष है। चिंतन किया गहराई से आचार्यों ने, ठीक है। तो अब कह सकते हैं संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। तो ये 6 प्रकार का सन्निकर्ष है। तो अब इस 6 प्रकार के सन्निकर्ष को धीरे धीरे क्रम से समझते जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं। आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, ये कोशिश करेंगे जितना अधिक से अधिक हो जाए। तो सबसे पहले आएगा संयोग सन्निकर्ष, ठीक। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।